Vladimir Prop, one of the major figure of Russian literature. Especially, he studied folk literature. He is also considered to be one of the major pioneer of structuralism, and sometimes he is considered to be the father of narratology. So, in this lecture, we are going to understand how इनकी जो वर्क्स हैं किस तरह से नरेटोलॉजी को इंस्पायर किया या किस तरह से स्ट्रक्चरलिज्म को इंस्पायर किया और किस तरीके से इन्होंने रशियन फेरी टेल्स को अंडरस्टैंड किया है ना, उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स में बांट के तोड़ के है ना उसको समझने की कोशिश की। ठीक है, तो इनके जो मिथ की जो एनालिसिस है वी आर गोइंग टू डू इन दिस लेक्चर। पहले समझ लेते हैं इनके लाइफ के बारे में। ही वॉज बोर्न इन सेंट पीटर्सबर्ग टू अ फैमिली ऑफ जर्मन डिसेंट। प्रॉप स्टडीड रशियन एंड जर्मन फिलोलॉजी। देखो ये फिलोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ द वर्ड्स। कोई वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, कहाँ से हुई है, दैट इज व्हाट फिलोलॉजिस्ट डज। इवन इफ यू रीड जर्मन थिंकर लाइक फ्रेडरिक नीचे, तो नीचे जो थे ना उन्होंने भी, वो भी फिलोलॉजिस्ट थे। ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोलॉजी और उन्होंने वर्ड्स को समझा था। इसलिए उनकी जो बुक्स है यू विल फाइंड की जीनियोलॉजी ऑफ मोरालिटी, तो उन्होंने मोरालिटी में गुड और बैड इन सारी चीज़ों को ट्रेस किया था, है ना। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रेस करते हैं वर्ड्स की जो मीनिंग है कहाँ से ड्राइव हुई है ना, उस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। विच ऑल्सो हेल्प्ड हिम टू थिंक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हाउ मिथ्स वर स्ट्रक्चर्ड। He wanted to categorize folklore tales with the same precision as a biologist uses a categorized plants. अब देखो आई हैव ऑलरेडी मेंशन दैट जो न्यू क्रिटिक्स हैं जो आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा, और जो रशियन फॉर्मलिस्ट हैं, तो रशियन फॉर्मलिज्म दे वर मोर मेथोडिकल, दे वर मोर फिलोसॉफिकल, दे वर मोर मैथमेटिकल, नॉट फिलोसॉफिकल, मैथमेटिकल, है ना, और साइको एनालिसिस को भी इंट्रीगेट करते थे। तो इनकी जो थ्योरी होती थी वो बेसिकली क्लोजर टू साइंस होता था। दे वॉन्टेड टू ब्रिंग समथिंग टू लिटरेचर। जिस तरह से हम बायोलॉजी के अंदर है ना चीज़ों को समझते हैं, है ना, चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, डिस्टिंग्विश करते हैं, उसी तरीके से ये चाहते थे कि जिस तरह से प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं उसी तरह से हम लिटरेचर को, है ना, कैटेगराइज करें, फॉकलोर को कैटेगराइज करें, मिथ्स को कैटेगराइज करें। एंड इनका जो सबसे फेमस वर्क है मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल, जिसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। इट वाज पब्लिश्ड इन 1928 बट बिकॉज इट वाज रिटन इन रशियन एंड सोवियत यूनियन बिकेम इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो इनका जो बुक है ना 1958 से पहले डिस्कवर नहीं हुआ था। अब देखो इनकी जो पॉपुलैरिटी है, इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ से आती है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस से आती है, फिल्म मेकर जॉर्ज ल्यूकस से आती है। ये सब जो थिंकर्स थे, है ना, इन्होंने व्लादिमीर प्रॉप को पढ़ा। ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो कहीं ना कहीं आपको फॉर्मलिज्म के अंदर ही देखने को मिलेगा। लेटर फॉर्मलिस्ट जो थिंकर्स थे उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। ऑल्दो ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। ही डाइड इन ऑगस्ट 2022 1970। 22 अगस्त 1970 में इनका डेथ हो गया था लिंगार्ड में। नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ हिज इंपॉर्टेंट वर्क, जहां से यूजीसी नेट बहुत क्वेश्चन पूछता है। सबसे पहला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट, विच वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे। 1928 में पब्लिश हुई। हिस्टोरिकल रूट्स ऑफ द वंडर टेल 1946 में पब्लिश हुई। रशियन हीरोइक एपिक 1955 में पब्लिश हुई। रशियन एग्रेरियन फेस्टिवल्स 1963 में पब्लिश हुई। थ्योरी ऑफ हिस्ट्री ऑफ फॉकलोर 1984 में। देखो एक चीज़ याद रखना है, जब भी यूजीसी ने क्वेश्चन पूछेगा या कोई भी एग्जाम रिलेटेड टू लिटरेचर, तो आपको एक चीज़ माइंड में रखना है कि फॉक टेल्स के बारे में, फॉकलोर्स के बारे में, रशियन फॉक टेल्स के बारे में अगर किसी ने बात की है, किसी ने एनालिसिस किया है ना, किसी ने उसको कैटेगराइज किया है, तो दैट वाज व्लादिमीर प्रॉप। बस इतना याद रखना है आपको। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द बुक इटसेल्फ, मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल्स। नाम से पता चल रहा है ना, मॉर्फोलॉजी ऑफ फॉक टेल्स को समझना, है ना, डीपली समझना। कहता है कि ही क्रिटिसाइजेस अर्लियर फॉकलोरिस्ट जैसे फॉर क्लासिफाइंग टेल्स बाय थीम्स, फॉर फोकसिंग ऑन मोटिव रादर देन द स्ट्रक्चर। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज क्लासिफाइंग जो टेल्स है बाय थीम्स इज बेसिकली जितने भी लिटरेचर लिखी गई, जितने भी मिथ्स लिखे गए, जितने भी फॉक टेल्स लिखे गए, उनको ना थीम के बेसिस पे हमने कैटेगराइज कर दिया इससे पहले, है ना। उसके या तो थीम के बेसिस पे या फिर उसके मोटिव के बेसिस पे। उसके स्ट्रक्चर पे कभी बात नहीं करी, है ना। उसके
इंटरनल जो बिल्ड क्वालिटी है, किस तरह से वो स्ट्रक्चर्ड की गई थी, उसके बारे में कभी बात नहीं की गई. सो वी कैन से दैट ये पायनियर किए, है ना, स्ट्रक्चरलिज्म में इन्होंने पायनियर मतलब स्ट्रक्चरलिज्म में इन्होंने महारत हासिल करी, विच मीन्स कि इन्होंने स्ट्रक्चरली मिथ को, फोकलोर को एनालिसिस किया. ठीक है. फिर प्रॉप एनालाइज्ड 100 रशियन फेरी टेल्स and he realized that while the characters changed, a dragon, a witch, a giant, and their action remained the same, and he called this action functions. Make sure to remember this. फंक्शंस एक टर्म है इन्होंने कॉइन किया. इस फंक्शन का मतलब यह है कि जो स्टोरी है, स्टोरी के अंदर जो कैरेक्टर्स होंगे बहुत सिमिलैरिटीज होंगे, बहुत सिमिलर होंगे, है ना. जैसे कि हर स्टोरी के अंदर यू विल फाइंड आइदर जाइंट, आइदर विच, आइदर ड्रैगन, है ना. अलग स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर दिखेंगे, लेकिन उस अलग अलग कैरेक्टर की कह सकते हैं वो कहते हैं कि अलग अलग स्टोरीज के अंदर, अलग अलग फोक टेल्स के अंदर यू विल फाइंड, जैसे कहीं आपको जाइंट मिलेगा, कहीं आपको विच मिलेगा, कहीं ड्रैगन मिलेगा, बट ये सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, है ना. और ये जो वेरिएबल्स है स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल होते हैं. हर स्टोरी में जो स्ट्रक्चर होगा वो आइडेंटिकल होगा, है ना. एंड दीज आर द वेरिएबल्स, और ये आपको हर स्टोरी के अंदर देखने को मिलेगा. एंड दिस इज व्हाट फंक्शन कॉल्स. अब आगे देखेंगे कि उन्होंने कितनी फंक्शंस के बारे में बातें करी है. ठीक है. एंड देन ही गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी. प्रॉप बोरोड द टर्म मॉर्फोलॉजी फ्रॉम बॉटनी, which is the study of the form of plants. And he argued that just a biologist identifies the parts of a flower, a folklorist must identify the parts of a story. ये जो फॉक टेल्स को जो पढ़ते हैं या जो फॉकलोरिस्ट जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं स्टोरी के पार्ट्स को, किस तरह से स्टोरी डिवाइडेड है. तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. कहते हैं द वर्ड ऑफ मॉर्फोलॉजी, द वर्ड मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ फॉर्म्स. मॉर्फोलॉजी का मतलब ही है उसके फॉर्म को पढ़ना, उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, किसी भी स्टोरी के स्ट्रक्चर को पढ़ना. इन बॉटनी द टर्म मॉर्फोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ द कॉम्पोनेंट्स पार्ट ऑफ अ प्लांट, of their relationship to each other and the whole. So in other words, the study of plants structure, of a plant structure, which means कि morphology in botany basically symbolizes or means study of plants structure. Plant किस तरह से structured किए गए हैं उसी को morphology कहते हैं botany के अंदर. And he borrowed the term and he used the term in literature to analyze Russian folk stories. और वो कहते हैं कि इट इज पॉसिबल टू मेक अ स्टडी ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द फोक टेल विच विल बी एग्जैक्ट एज मॉर्फोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक फॉर्मेशन. इफ वी आर नॉट एबल टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चरल features, we shall never be able to understand the historical development of folktale. So in order to understand the historical development of the folktales, we must analyze it through morphology. हमें उसके स्ट्रक्चर को समझना ही पड़ेगा. So we must first answer the question, what does the tale do, and then how does the tale do it, which means कि किस तरह से कहानी बिल्ड हुई और कहानी क्या कहती है ना. तो वो 4 फंडामेंटल लॉज देते हैं. कहते हैं कि दीज आर द 4 फंडामेंटल लॉज जो कि गवर्न करता है सारे के सारे वंडर टेल्स को. जितने भी वंडर टेल्स होते हैं, जितने भी फॉक टेल्स होते हैं, ये 4 ही फंडामेंटल लॉज है. पहला, फंक्शन ऑफ कैरेक्टर सर्व्स एज स्टेबल constant elements in a tale independent of how and by whom they are fulfilled. पहला चीज है कैरेक्टर्स जो होते हैं ना वो सारे के सारे स्टेबल होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट होते हैं. उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, स्टोरीज का जो एलिमेंट होता है वो काफी सिमिलर होता है और इंडिपेंडेंट होता है. दूसरा वो कहते हैं द नंबर ऑफ फंक्शंस नोन एज द फेरी टेल्स इज लिमिटेड एग्जैक्टली 31. यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि टोटल कितने फंक्शंस हैं किसी भी फेरी टेल में, विच इज लिमिटेड टू एग्जैक्टली 31, विच वी विल डिस्कस. उसके बाद वो कहते हैं कि द सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस इज ऑलवेज आइडेंटिकल. और उसका जो सीक्वेंस है, कहानी का जो सीक्वेंस है, इट विल बी ऑलवेज बी आइडेंटिकल. जैसे अ हीरो कैन नॉट बी मैरिड बिफोर दे फाइट द विलन. आप इसलिए देखोगे जो इंडियन सिनेमा भी है, पुराने सिनेमाज, पुरानी मूवीज देखोगे तो यू विल फाइंड दैट विलन कभी शादी नहीं करता जब तक कि वो विलन को हरा नहीं देता. सॉरी, हीरो कभी शादी नहीं करता जब तक कि वो विलन को हरा नहीं देता. सो ऑल द माइथोलॉजी या फिर जितने भी मिथ्स हैं, जितने भी फॉक टेल्स हैं, वो सिमिलर आइडेंटिकल पैटर्न पे काम करता है, वर्क करता है. एंड द फोर्थ वन इज ऑल फेरी टेल्स आर वन टाइप इन रिगार्ड टू देयर स्ट्रक्चर. और सबके स्ट्रक्चर क्या होंगे? एक ही टाइप के होंगे, सिमिलर होंगे. ठीक है. जैसे 31 फंक्शंस में क्या कहते हैं, वैसे एक चीज मैं बता दूं, जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, फॉर एग्जांपल ज्यादा आसानी समझ पाओगे. जैसे मान के चलो एक ऐसी स्टोरी है जहां पे राजा जो है, किंग जो है, वो हीरो को ईगल देता है.
विच फ्लाइज हिम टू अनदर किंगडम। ठीक है, जैसे आप देखोगे ड्रैगन मिलता है ना, वो एक काफ़ी फेमस टीवी सीरीज थी, आई थिंक J.R.R. टॉकिंस की लिखी हुई थी, आई एम फॉरगेटिंग, आइस एंड फायर उसका रियल बुक का नाम है, द ड्रैगन क्वीन करके थी ना, मैं भूल रहा हूँ, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको याद है तो उसमें आप देखोगे कि ड्रैगन क्वीन को एक ड्रैगन का अंडा मिलता है ना, और वो उसको फ्लाई करता है, उसको पावर मिलता है वहाँ से। तो एक सिंपल अगर मैं स्टोरी बताऊँ तो एक ऐसी स्टोरी देखोगे जहाँ पे जो राजा है या कोई ऐसा पर्सन है जो या तो ईगल देगा या तो ड्रैगन देगा, है ना, और हीरो को या फिर उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को, और जो ईगल है दैट विल फ्लाइज हिम टू अनदर किंगडम। उसी तरीके से दूसरी स्टोरीज में देखोगे कि मे बी एक विजर्ड होगा, है ना, उसने कोई मैजिकल रिंग दे दिया और उस मैजिकल रिंग के थ्रू वो टेलीपोर्ट हो जाता है किसी दूसरे किंगडम में। तो देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर सेम है, जैसे यहाँ पे ईगल हो गया, रिंग हो गया, ड्रैगन हो गया, सो द स्ट्रक्चर इज आइडेंटिकल, लेकिन ये वेरिएबल्स हैं, है ना, कहीं आपको ईगल्स दिखेगा, कहीं आपको लेट्स से रिंग दिखेगा, मैजिक रिंग दिखेगा, कहीं आपको ड्रैगन दिखेगा। सो दीज आर द वेरिएबल्स ऑफ अ स्टोरी, बट स्टोरी का जो स्ट्रक्चर है इट रिमेन्स आइडेंटिकल, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार वॉर कोई कहानी देखोगे तो उसमें भी देखोगे जो कहानी ये बताते हैं, जो फंडामेंटल लॉज बताते हैं वो सिमिलर है, और ये जो मॉडर्न ब्लॉकबस्टर सिनेमा है वो इसी चीज़ को फॉलो करता है, इसी रूल को फॉलो करता है। सो ये 4 फंडामेंटल लॉज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब हम लोग चलते हैं 31 फंक्शंस के बारे में, जो सब इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विच वी विल डिस्कस अबाउट दोस, है ना। सारे फंक्शंस को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। सो प्रॉप आइडेंटिफाइज 31 स्पेसिफिक एक्शन दैट मेक्स अप अ टेल। 31 ऐसा फंक्शन है जिससे पूरी की पूरी कहानी बनती है। देखो असोसिएशन रीजन के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई किसी भी स्टोरी को बनाने में, है ना, या फिर मॉर्फोलॉजी क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस असोसिएशन रीजन में पूछे जा सकते हैं। तो कहते हैं कि नॉट एवरी टेल हैज ऑल 31 बट एवरी टेल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ दोज इट डज हैव। कहते हैं कि जितनी भी स्टोरीज है ना वो इसी को फॉलो करता है। पहला फंक्शन जैसे वो कहता है एब्सेंटिज्म, जहां पे हीरो जो होता है एब्सेंट होता है, विच मीन्स कि समवन लिव्स होम, जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो अपने घर को छोड़ देगा। फिर जैसे फंक्शन 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, विलेनी का है, द विलेन कॉजेज हार्म और इंजरी टू अ फैमिली मेंबर। जो विलेन होगा वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के, मतलब उस हीरो के फैमिली मेंबर को हार्म करेगा, हार्म पहुंचाएगा, विच यू विल फाइंड इन ऑलमोस्ट ऑल द स्टोरीज। फिर फंक्शन नंबर 18 जैसे डिपार्चर। फिर कहानी में क्या होता है, डिपार्चर होता है हीरो का, हीरो अपना घर छोड़ के निकल जाता है ना, अपने आप को फाइंड करने के लिए। फिर आप देखोगे फंक्शन 12 में जैसे वो बातें करते हैं डोनर के बारे में, है ना, कोई उसको कुछ दे देगा, जैसे हीरो इज टेस्टेड और अटैक्ड प्रिपेयरिंग द वे फॉर रिसीविंग अ मैजिकल एजेंट। फिर उसको एक मैजिकल एजेंट मिलता है, मैजिकल एलिमेंट मिलते हैं, है ना। फिर जैसे 18 है विक्ट्री है, जहां पर विलेन डिफीट करता है, विलेन को डिफीट करता है हीरो। एंड 31 जो है फंक्शन, 31 जो फंक्शन है विच इज अ वेडिंग। हीरो जो है वो शादी कर लेता है और फिर थ्रोन पे बैठ जाता है। सो दीज आर सम ऑफ द आइडेंटिकल, मतलब कह सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, इसलिए मैंने इसको इंपॉर्टेंट वंस को एक सीरीज में डाल दिया है। 31 सारे स्पेसिफिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट वन। आप देखो कोई भी स्टोरी को उठा लो, कोई भी फॉकलोर को उठा लो, यू विल फाइंड ऑल दीज फंक्शंस इन दैट स्टोरी, और इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि डिसऑर्डर में मिलेगा, इसी ऑर्डर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ना, विलेन को डिफीट किए बिना जो हीरो है ही विल नेवर गेट मैरिड, ठीक है। तो फंक्शन 18 कभी 31 से पहले नहीं आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चरली हाउ द स्टोरी और हाउ द मिथ और हाउ द फॉक टेल्स हैज बीन रिटन, ठीक है। इसी के बारे में वो बातें करते हैं। तो मेक श्योर टू रिमेंबर दे आर टोटल 31 फंक्शंस। फंक्शन उसको कहते हैं जो स्टोरी को बिल्डअप करता है, ठीक है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट 7 स्फीयर्स ऑफ एक्शन, जहां पे प्रॉप आइडेंटिफाई करते हैं 31 स्पेसिफिक एक्शंस दैट मेक्स अप अ टेल। फिर कहते हैं कि प्रॉप रियलाइज दैट व्हाइल देयर आर डजन्स ऑफ कैरेक्टर्स दे ऑल फॉल इनटू 7 फंक्शनल रोल्स। आई थिंक ये रिपीटेड हो गया है, एनीवे। तो सबके 7 फंक्शनल रोल्स हैं। क्या क्या फंक्शनल रोल्स हैं, जैसे विलेन का क्या है, स्ट्रगल अगेंस्ट द हीरो, ठीक है। डोनर का क्या है, प्रिपेयर्स द हीरो और गिव्स द मैजिकल एजेंट। जैसे यहाँ पे हीरो को मे बी किंग के द्वारा मिलेगा, मे बी एक विजिट के द्वारा मिलेगा, मे बी किसी एक सेंट के द्वारा मिलेगा, है ना, उसी तरीके से। फिर तीसरा है द हेल्पर, जो रेस्क्यू करता है, ट्रांसपोज करता है और हील करता है किसको, हीरो को। उसके बाद 4th में प्रिंसेस एंड हर फादर साउट फॉर पर्सन असाइन डिफिकल्ट टास्क, है ना, जो कि अपने बेटी की शादी के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क असाइन करेगा। जैसे रामायण के अंदर देखोगे तो राम को भी बहुत डिफिकल्ट टास्क मिला था कि तुम्हें धनुष तोड़ना है, उसी तरीके से फॉक स्टोरीज बनाई जाती हैं।
उसके बाद डिस्पैचर है, सेंड्स द हीरो ऑन द क्वेस्ट, जहाँ पे वो अपने आप को ढूंढता है, अपने आप को फाइंड करता है ना, अपने विजडम को प्राप्त करता है। फिर जो हीरो है हु इज अ सीकर और द विक्टिम। और उसके बाद 7 है द फॉल्स हीरो, क्लेम्स द हीरोज प्राइज और ट्राइज टू मैरी द प्रिंसेस, बट इवेंचुअली रियल हीरो उससे शादी कर लेता है। सो ये जो 7 फंक्शनल रोल्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर्स के हैं, और विच इज़ कॉमन इन एवरी स्टोरी। सो इसी सारी चीज़ों के बारे में वो बातें करते हैं। आई थिंक हमारा जो कह सकते हैं कि रशियन फॉर्मलिज्म है वो यहाँ पे खत्म होता है। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मेजर थिंकर्स, सबके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रोमन याकुब्सन को मैंने बता दिया, व्लादिमीर प्रॉप को मैंने बता दिया, है ना, विक्टर स्लोस्की को मैंने बता दिया। सो दीज 3 आर सम ऑफ द मेजर, नॉट सम ऑफ द मेजर, बट दीज 3 आर द मेजर फिगर ऑफ द रशियन फॉर्मलिज्म। यहीं से एक तरह से फॉर्मलिज्म की शुरुआत होती है। अगर आप फॉर्मलिज्म समझ गए हो तो अगली क्लास में न्यू क्रिटिज्म समझेंगे, विच इज क्वाइट सिमिलर टू फॉर्मलिज्म बट नॉट द सिमिलर वन, क्योंकि यहाँ पे साइको एनालिसिस हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चरली चीज़ों को फॉर्म की जा रही है, यहाँ पे कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एनालिसिस की जा रही है। लेकिन आपको न्यू क्रिटिज्म में मैथमेटिकल एनालिसिस देखने को नहीं मिलेगा। वो थोड़ा इजी है, थोड़ा आसान है, और वो बेसिकली एंग्लो अमेरिकन लिटरेचर के अंदर आता है। तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी ऑन न्यू क्रिटिसिज्म, और उसके भी जितने भी थिंकर्स हैं जैसे टी.एस. एलियट हो गए, आई. रिचर्ड्स हो गए, है ना, क्लेन ब्रुक्स हो गए, वी विल डिस्कस इन डिटेल्स। वहाँ भी जितने भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ना उनके वर्क्स को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And if you are adventurous and love traveling, then you can also subscribe to my another channel, which is The Nomad Scholar. Okay, like, share, subscribe. Bye bye.